हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। हाँ, चैप्टर के सारे टॉपिक तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो रह ही गए थे। तो अब आइए इस लेक्चर से हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ताकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख पाएँ कि आंसर ना केवल में सॉल्यूशन पता होना चाहिए बल्कि लिखना क्या है उसके अंदर, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। रिफॉर्म्स, वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। रिफॉर्म्स यानी कि एनईपी की बात हो रही है। एनईपी इंडिया में 1991 में क्यों स्टार्ट हुई, क्यों इंट्रोड्यूस हुई? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर ड्विंडलिंग एंड फिस्कल डेफिसिट वाज माउंटिंग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धुंधला होता जा रहा था, ड्विंडलिंग मतलब खत्म होता जा रहा था, और जो फिस्कल डेफिसिट है ना केवल बढ़ रहा था बल्कि माउंटिंग वर्ड लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, पहाड़ जैसा बढ़ता जा रहा था। ऑल्सो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज राइजिंग टू अलार्मिंग लिमिट्स। इन्फ्लेशन भी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही थी, जो कि डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी। फर्दर पब्लिक तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखेंगे, फर्दर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएससीज वर फेसिंग ब्लोटिंग इनएफिशिएंसी। उनके भी लॉसेस काफी बढ़ते जा रहे थे। कंप्लीट कर दीजिए टू द पॉइंट लिख करके फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी टू बिकेम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना क्यों जरूरी है? तो देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं वो हम एक एक करके लिखेंगे, पहले आप रीजंस तक लिख लो। आइए एक एक करके सारे रीजन लिख लेते हैं। पहला रीजन, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने का फायदा। देखिए डब्ल्यूटीओ सपोज टू प्रमोट, देखिए ध्यान से सपोज वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअल में करें क्या करें वो बात की बात है, लेकिन सपोज टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, इट बेनिफिट्स ऑल मेंबर कंट्रीज। तो उम्मीद ये रहती है कि डब्ल्यूटीओ की वजह से फ्री ट्रेड प्रमोट होगा, हम भी अपने सामान को बाहर बेच पाएंगे और बाहर वाले भी हमारे यहाँ बेच पाएंगे, एक फ्री ट्रेड हो पाएगा, ग्लोबल विलेज जिसे बोलते हैं। तो जिनके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी होता है, डोमेस्टिक डिमांड उतनी है नहीं, तो उन वाले कंट्रीज को काफ़ी फायदा है, वो बाहर जाके अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए लिख लेंगे। ऐसे ही मैं कल एक कंपनी में पढ़ रहा था, ज़ोहो करके एक कंपनी है, एक गांव के पर्सन ने चालू की थी, अब 7,000 करोड़ का इसका वैल्यूशन है। ये क्या करते हैं, बनाते इंडिया में सस्ता बन जाता है, इंडिया में लेबर भी थोड़ा सस्ती है, और बेचते हैं अमेरिका में सर्विसेज, तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो देखिए लिख लीजिए पहला बेनिफिट डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनने का, जो ज़ोहो ने उठाया ऐसे बाकी लोग भी उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बेनिफिट लिखेंगे, बाय प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यूटीओ इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कई बार ऐसा होता है ना कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड उस पर्टिकुलर कंट्री में अपने देश में ज़्यादा है नहीं और उनकी डिमांड बाहर ज़्यादा है, तो उस केस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर होता है, बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिलने की उम्मीद रहती है। लिख लीजिए दूसरा फायदा। आइए लिखते हैं थर्ड,
थर्ड बेनिफिट, WTO promotes competition in the international market and free access to markets for member country. कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। अब पहले हमारा प्रोडक्ट बेहतर था, क्वालिटी में अच्छा था, लेकिन बाहर के देश आने नहीं दे रहे थे सामान को। WTO कहता है कि आने दो ना उसको बेचारे को, फिर इसी बहाने तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी अपने आप को इफेक्टिव एफिशिएंट बनाएंगी। तो WTO के ऐसे ये हो पाता है। लिख लीजिए थर्ड बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे कि WTO फैसिलिटेट्स यानी कि हेल्प्स, WTO हेल्प्स बाइलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एमंग द मेंबर कंट्रीज। बाइलेटरल यानी कि दो देशों के बीच में ही, बाई का मतलब होता है टू, और मल्टीलेटरल मतलब दो से ज्यादा देशों के बीच में। लिख लीजिए तो देखिए WTO के मेंबर बन करके जो 4 फायदे वो हमने लिख करके आंसर कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड RBI हैव टू चेंज इट्स रोल फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। पहले कंट्रोलर थे, सारी चीजें इनके पास ही रहती थी, पूरा फुल कंट्रोल था। कंट्रोल तो अभी भी है, लेकिन अब फैसिलिटेटर ज्यादा हैं, अब हेल्प करते हैं, अब साथ मिलकर के काम करने की बात कहते हैं। तो ये रोल हमने क्यों चेंज किया, आइए देखते हैं। ये हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में पढ़ा था ना, वहीं से लेंगे। देखिए लिखेंगे, इट वॉज इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG policy 1991 that the RBI was expected to shift its role from being a regulator to a facilitator. Regulator यानी कि कंट्रोलर से फैसिलिटेटर, कंट्रोलर से अब ये फैसिलिटेटर बन गए, मैनेजर से बन गए लीडर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। इट वॉज अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री प्ले ऑफ द मार्केट तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे इट वॉज अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस सो एज टू रिविटलाइज द फाइनेंशियल सेक्टर। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि अब प्राइस जो डिसाइड होंगे वो डिमांड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होंगे। यानी बैंक लोग अगर उन्हें लग रहा है कि लोन्स की डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, और उन्हें लग रहा है कि नहीं लोन की डिमांड ज़्यादा नहीं है तो कम रेट पे लोन दें ताकि लोग अट्रैक्ट हो लोन लेने के लिए, तो कम रेट पे दे देंगे। मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से चलेंगे। ये हो गया 1991 के बाद से। और मेकिंग मोर वाइब्रेंट एंड एफिशिएंट, ताकि इकोनॉमी में और जान आए और कॉस्ट इफेक्टिव बने। सिग्निफिकेंटली द कमर्शियल बैंक्स वर नाउ अलाउड टू डिसाइड देयर ओन। अब कमर्शियल बैंक के पास काफ़ी फ्रीडम आ गई, अपने हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह डिसाइड करो। अब देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्निफिकेंटली द कमर्शियल बैंक्स वर नाउ अलाउड टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, अपने हिसाब से ब्याज वगैरह डिसाइड करनी है। दिस लेड टू द सब्सटेंशियल राइज इन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यानी कि प्रोडक्शन यूनिट पैसे ज़्यादा मांगने आ रही है तो पहले रेस्ट्रिक्शन था कि इस वाले अमाउंट से ज़्यादा लोन देना ही नहीं है किसी को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करनी है, डिस्करेज करना है। लेकिन बैंकों को लग रहा है यार इसको लोन दे दे रहे हैं, आराम से ब्याज भी आती रहेगी, अमीर पार्टी है, डिफॉल्ट भी नहीं करेगा, तो बैंक अपना एक खुद का डिसीजन अब ले सकती है। देखिए लिख लीजिए,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज आरबीआई कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक्स? जब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गए, बिल्कुल सही क्वेश्चन जोड़ा है, तो अब कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आरबीआई कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स वाया या थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, कैश रिजर्व रेशो CRR, बैंक रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, रेपो रेट और भी तमाम हथकंडे होते हैं, इनके थ्रू कंट्रोल करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, उससे ही पहले जरा कैश रिजर्व रेशो समझते हैं, CRR। CRR का मतलब ये होता है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट है, देखिए हम और आप ये जानते हैं कि हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक इसको अपने पास तो रखते नहीं है, वो उसको फर्दर लोन दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उससे इंटरेस्ट कमा करके हमें कुछ इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो CRR ये कहता है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल डिपॉजिट आ रही हैं, उसका एक फिक्स परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को कंपल्सरीली आरबीआई के पास डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक ले लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इनके पास पब्लिक से डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू 1 करोड़ रुपए आ गया है, डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू, और आरबीआई ने CRR डिसाइड कर रखा है सपोज 4% का, यानी कि 4 लाख रुपए कमर्शियल बैंक आगे लोन नहीं दे पाएंगे, 4 लाख रुपए पीएनबी को आरबीआई के पास कंपल्सरीली रखना ही पड़ेगा। तो यानी कि इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जब आरबीआई को फील होगा कि नहीं बैंकों ने लोन को ज़्यादा ही बांट रखे हैं, तो उस समय CRR को बढ़ा देंगे ताकि कमर्शियल बैंक पहले के मुकाबले कम लोन दे पाए, या उसको उल्टा भी कर सकते हैं। SLR का मतलब होता है कि सारा पैसा बाहर लोन मत दे दो, सारा पैसा इन्वेस्ट मत कर दो, CRR रखने के बाद कुछ पैसा अपने पास भी रखो कैश और गोल्ड के फॉर्म में, ताकि कल को कोई अकाउंट होल्डर पैसे मांगने आ जाए तो तुम उसे दे सको। उससे ये थोड़ी कहोगे हमने तुम्हारा पैसा वो उस वाले शेयर में खरीद रखा है, जैसे उसमें अच्छा रिटर्न आएगा तब ले आना पैसे, ऐसा थोड़ी होता है। अकाउंट होल्डर तो चाहे जब अपना पैसा निकाल सकता है ना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सारे लोग एक साथ पैसा निकालने तो आ नहीं जाएंगे एक ही दिन में। एक ही दिन में 1 करोड़ लोग 1 करोड़ रुपए तो निकलेंगे नहीं, तो कुछ पैसा अपने पास भी रखना चाहिए ताकि अकाउंट होल्डर को खाली हाथ नहीं भेज सके, उन्हें कुछ दें, ठीक है ना। तो ये भी आरबीआई डिसाइड करता है, ये पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सकता। देखिए लिख लीजिए प्राइम लैंडिंग रेट तक, आगे बढ़ते हैं। प्राइम लैंडिंग रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड डिसाइडिंग द नेचर ऑफ लैंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स। इन तमाम रेट्स के बारे में बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, उधर डिटेल में पढ़ेंगे हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना आपका, उसमें पढ़ेंगे हम 6th वाले चैप्टर में। तो अभी तो आप लिखते चलिए, और साथ में हम ये लिखते जा रहे हैं कि ये सारी रेट बैंक आरबीआई डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए। दीज आर दोज रेशोज एंड रेट्स दैट आर फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट्स हैं, ये वो रेशोज हैं जो आरबीआई तय करता है, और सारे बैंक्स को ये फॉलो करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बैंकिंग लाइसेंस तो आरबीआई दे रही है ना, इस वजह से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो और मेंटेन दीज रेट्स। ये तो फॉलो करना, मेंटेन करना कंपलसरी है।
ऑल दीज मेजर्स कंट्रोल द कमर्शियल बैंक्स ऑपरेशंस एंड ऑल्सो कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। न केवल बैंकों पर कंट्रोल है बल्कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उस पर भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल भी हो रहा है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डीवैल्यूएशन जो आया था ना ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में, उसका मतलब पूछ रहे हैं ये। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ कौन सी करेंसी में, हमारी करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में। रुपए की कीमत गिरना डीवैल्यूएशन है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी का मतलब है डॉलर। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरना वही होता है डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी एज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये जानबूझ के की जाती है, डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं होती। आज जो करेंसी की कीमत जो कम होती है ना हमारी, आज जो रुपए की कीमत जो कम होती है वो डिमांड सप्लाई की वजह से होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन 1991 तक जो रुपए की कीमत गिरती थी वो गवर्नमेंट किया करती थी। देखिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट in relation to foreign currency as planned by the government, ठीक है ना। in a situation when exchange rate is not determined by the forces of supply and demand but is fixed by the government। और डिवैल्यूएशन तभी होता है जब डिमांड सप्लाई की बेस पे, जैसे सारे प्रोडक्ट के प्राइस अब तो डिमांड सप्लाई के बेस पे ही डिसाइड होते हैं, लेकिन जो डिवैल्यूएशन हो रहा है वो डिमांड सप्लाई के बेस पे नहीं हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट कर रही है। देखिए लिख लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे फिलहाल जैसे सपोज $1 में है आपके 85 रुपीज़ हैं, या चलो 82 रुपीज़ हैं, ठीक ना। अब रुपए की कीमत गिर जाए तो ये हो जाएगा $1, ये हो जाएगा आपका 85 रुपीज़ का। इसे कहते हैं रुपए की कीमत बढ़ना, रुपए की कीमत गिरना। पहले $1 82 रुपीज़ का था, अब वही अगर $1 का अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको 85 रुपीज़ बैंक में देने पड़ेंगे कन्वर्ट कराने के लिए। इसे कहते हैं रुपए की कीमत गिरना। ये रुपए की कीमत बढ़ नहीं रही है कि 82 से 85 हो गई, ये जो कीमत बढ़ी है वो डॉलर की बढ़ी है। पहले जब आप $1 का सामान खरीदते थे तो 82 रुपीज़ पे करने होते थे, अब वही $1 का सामान खरीदने के लिए आपको 85 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो इसे तो कहेंगे ना रुपए की कीमत गिर रही है, बढ़ के आ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। देखिए लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। किस में डिस्टिंग्विश करना है, स्ट्रेटेजिक और माइनॉरिटी सेल। ये हमने चैप्टर में तो पढ़ा नहीं था लेकिन अब कर लेंगे इसको। बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो आइए देखते हैं एक एक करके तीनों में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पहला है स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल। पहले इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए अ स्ट्रेटेजिक सेल इज जनरली द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक सेल जब पूरा पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, वेयर इन द मेजॉरिटी स्टेक
एटलीस्ट 51% और मोर शेयर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज सोल्ड ऑफ। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गए, यानी कि वो कंपनी मैनेज होगी, रन होगी, कंट्रोल होगी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और जब कभी किसी कंपनी में मोर देन 50% यानी कि 50 कम से कम 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गए तो प्राइवेट कंपनी ही मानी जाएगी, क्योंकि उस कंपनी फिर प्राइवेट सेक्टर की ही चलेगी, है ना। इट विल बी नो मोर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अगर कम से कम 51% स्टेक बेच दिए तो। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे सोल्ड ऑफ टू द हाईएस्ट बिडर। सोल्ड ऑफ टू द हाईएस्ट बिडर, thereby handing over the management of the organization to the private or autonomous body, यानी किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में यहाँ पे दे दिया। ये तो जाती है स्ट्रेटेजिक सेल, ठीक है ना, पूरा प्राइवेटाइजेशन है। और वेयर एज इन माइनॉरिटी सेल द गवर्नमेंट सेल्स अ माइनॉरिटी स्टेक, वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। देखिए पहले लिखिए रिटेनिंग तक। आगे लिखेंगे वेयर एज देखिए ठीक है, सेल्स माइनॉरिटी स्टेक रिटेनिंग एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स along with फुल मैनेजमेंट कंट्रोल। कम से कम 51% शेयर हमारे हैं और मैनेजमेंट पे कंट्रोल भी हमारा ही। अगर 51% शेयर है तो हमारी ही चलेगी। इसको बोलते हैं माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल डजंट डिस्टर्ब द पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी अभी भी सरकारी कंपनी मानी जाती है, कुछ हिस्सा बेच देते हैं, तो इसे कहते हैं माइनॉरिटी सेल। कंप्लीट कर दीजिए पहला डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड, इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रेफर टू ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू ट्रेडिंग कंट्रीज। बस में दो ही देखेगा एग्जामिनर बस। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मैनी कंट्रीज। देखिए मैनी तक लिख लो पहले। आगे बढ़ते हैं, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंस कंप्लीट कर दो। ठीक है, अब वो नेक्स्ट डिफरेंस जो कि था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। टैरिफ बैरियर्स रेफर टू बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि टैक्स, ज्यादा टैक्स लगा करके बाहर के सामान को डिस्करेज कर रहे हैं। वेयर इज नॉन टैक्स बैरियर्स जनरली रेफर टू कोटा बैरियर्स, जब टैक्स लगा करके भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी सामान आ रहा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आईफोन पे फिलहाल कर रखा है ट्रम्प ने, अगर बनाओगे वहां पे तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा हमें, तो 25% और महंगा हो सकता है, 25-30%, और फिर भी लोग अगर खरीदें, आईफोन की दीवानगी तो बहुत है खैर, फिर भी लोग खरीदें, तो हो सकता है कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा दें अमेरिका वाले की, नहीं इतनी से ज़्यादा क्वांटिटी का तो बेचना ही नहीं है, तो ये दूसरे टाइप का रेस्ट्रिक्शन हो गया। वेयर एज नॉन टैरिफ बैरियर्स जनरली रेफर टू कोटा बैरियर्स, कोटा बैरियर्स इंप्लाइंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, और रेस्ट्रिक्शंस ऑन तक लिखिए, फिर कंप्लीट कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स।
क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हो गया टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर में भी डिफरेंस। तो 6 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। आगे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बाय बाय।